हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं बायनोमियल थ्योरम पर। स्टार्ट में आपको हम बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन दिए और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स नोट आपको हमने दिया वहां पर। सेकेंड में हम बायनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड पर। आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में और ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टू फाइंड। देखिए क्या है हमारा टॉपिक, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power m in the expansion of a x to the power p b x to the power q to the power n। आपको क्या करना है? टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power m का इसका मतलब हुआ x to the power m का गुणांक। कोएफिशिएंट का अर्थ होता है गुणांक। x to the power m के कोएफिशिएंट को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये यहां पर है। तो सबसे पहले आपको हम यहां समझा दें कि आपको r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? r का। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना? सॉल्व फॉर r, जहां पर आपको लेके दे दिया np, ठीक है, माइनस यहां पर आपको आ जाएगा np, और या फिर मानिए पहले इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले आप tr+1 निकाल दो। tr+1 का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग? ncr। ये हो जाएगा a टू दी पावर, यहां पर ये टोटल पर पावर n-r आता है और उसके बाद अगला पर r आता है। तो इस पर जब लेंगे तो n-r और x टू दी पावर p पर भी पावर आएगा n-r, फिर यहां b टू दी पावर r और x टू दी पावर q पर पावर r। अगर आप इसको अरेंज कर दें tr+1 तो देखिए ये क्या लिखाएगा? ncr a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r। x वाले को एक साथ कर देते हैं तो यहां पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा np माइनस pr प्लस qr। ये है। अब हमको क्या करना है? हमको तो x टू दी पावर m का गुणांक चाहिए। किसका गुणांक चाहिए? x टू दी पावर m का। तो यह x टू दी पावर इतना है और यह पावर किसके बराबर हो जाना चाहिए? m के बराबर, तभी ना ये पूरा का पूरा गुणांक कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका गुणांक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इस पूरे गुणांक में हमको n मालूम है लेकिन r तो मालूम है नहीं। तो मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए? r निकालने का। तो यह किसके बराबर हो जाना चाहिए? r के बराबर। तो सीधे सीधे आपको सॉल्व फॉर r इक्वल टू हो जाएगा np माइनस m, ठीक है, np माइनस m बाय p माइनस q। ऐसे हो गया। अब यहां से r का वैल्यू सीधे सीधे निकल गया, है ना? np माइनस m डिवाइडेड p माइनस q। यदि आपको r नेचुरल नंबर है, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तब तो कोएफिशिएंट देन कोएफिशिएंट बराबर
एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर अब बी टू द पावर आर हो जाएगा, ये इनटू में है यहाँ, ठीक है। एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू दी पावर आर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आर इक्वल टू एन पी माइनस एम डिवाइडेड पी माइनस क्यू। लेकिन आप गौर करिएगा, इसमें एक्स टू दी पावर पी भी ऊपर है और एक्स पावर क्यू भी ऊपर में, ये डिवाइड में नहीं है। तो इस तरह का अगर फॉर्म हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और तब यहां देखिए दूसरा नोट इसी में है कि इफ आर डज नॉट बिलोंग्स टू एन, यदि आर नेचुरल नंबर में नहीं हो तब क्या होगा, देन देयर इज नो एनी टर्म एग्जिस्ट which contain x to the power m। तब ऐसा कोई टर्म मौजूद नहीं होगा जो x टू द पावर m को रखेगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, r का फॉर्मूला np माइनस एम डिवाइडेड p माइनस क्यू, है ना। तो ये हम फर्स्ट अभी देख रहे हैं कोएफिशिएंट x टू द पावर m का निकालने का। आइए थोड़ा सा इस पर हम एक दो प्रॉब्लम छोटा छोटा देखते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, r इक्वल टू दिस, r नेचुरल नंबर है तब गुणांक ये हो जाएगा। यदि r नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो ऐसा कोई टर्म मौजूद रहेगा ही नहीं जिसमें x टू द पावर m मौजूद हो, ऐसा कोई टर्म मौजूद नहीं होगा। तो आइए अब आगे हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको कहीं पे क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 in the expansion of x cube प्लस x टू दी पावर 4, या मान लीजिए हम यहाँ 2 दे देते हैं, या हाँ 2 दे देते हैं, और यहाँ हम आपको 6 दे दिए, है ना हमको। और इसमें कुछ नंबर भी मान ये लिख दिया, 3 यहाँ पर 4 ऐसे लिख दिया ऐसे करके, और हमको इसका गुणांक चाहिए। क्या चाहिए? गुणांक। 3x³ प्लस 4x² टू दी पावर 6। तो अब थोड़ा याद करिए, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो इसी चेहरे से मिलता जुलता था ऐसे। अब n की जगह कितना है? 6 है, p की जगह 3 है, कंपेयर करिए, n इक्वल टू 6 हो गया, p की जगह पर आपको 3 हो गया, q की जगह पर आपको वहां 2 हो गया, a की जगह वहां 3 हो गया, और b की जगह आपको 4 हो गया। क्लियर दिख रहा है? अब आपको r चाहिए। r का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? np 6 18 हो गया, घटाओ, अब कितना लिखना होगा? m किसका पूछा गया है? 9 x टू द पावर 9, तो 9 लिखेंगे, डिवाइडेड p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू निकालेंगे, तो p माइनस क्यू निकालिए, 3 में से 2 गया 1, सॉल्व हो के आया 9। इसका मतलब हुआ कि r का वैल्यू कितना निकल गया? 9। और r जब 9 निकल गया तो हम इसका वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कहीं पे मिस्टेक तो हो गया। क्या? जब r 9 निकला है तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्या? 6 NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। अब अगर हम n की जगह पे 6 ले लें, r की जगह पर हम 9 ले लें, है ना, a टू दी पावर n माइनस r है, तो a की जगह पर कितना ले लेंगे? 3 टू दी पावर n माइनस r, तो 6 में से 9 गया -3,
अब b टू दी पावर r, तो b टू दी पावर r अगर करते हैं तो यहाँ b टू दी पावर r क्या है, b की जगह पे देख लीजिए, b की जगह 4 टू दी पावर r, तो r की जगह तो हम 9 लिखेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 6c9 ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग सॉल्व होके क्या हो गया 0। जब भी ये चीज आपको यहाँ है और ये बड़ा हो जाए तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अगर अब हम इसको ब्रेक करें, इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कहीं भी x टू दी पावर 9 नहीं आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी हाल में आपको x टू दी पावर 9 कहीं मौजूद नहीं होगा। यही इसका मीनिंग हो गया, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या आया है 0 आया है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आगे और भी इसी पर अगर मानिए ये स्क्वायर हटा हुआ होता, यहां नहीं होता, तो q की जगह पे हम 0 ले लेते, q की जगह क्या ले लेते 0, है ना। और q की जगह जब 0 ले लेते तो क्षेत्रिक 18 हो गया, 18 से 9 घट गया, और यहाँ पे p प्लस q तो 3 लिखते, 18 में से 9 गया 9 हो गया, और यहाँ 3 ये कट करके 3 हो गया। अब इसमें निकलेगा, ठीक है ना, तो यहां हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, r इक्वल टू 3 हो गया, तब आराम से कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको रहते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आइए टाइप, अगला देखिए, इसी एक तो टाइप का हम लोग देख लिए, अगला टाइप अब हमारा है टू फाइंड द, ये ज्यादातर पूछता है, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power m in the expansion of a plus a x to the power p b डिवाइडेड x to the power q to the power n। ये इस तरह के फॉर्म में है, और तब हमको x to the power m का क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है x to the power m का। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए क्या हुआ कि ये जो नीचे है, अगर इसको उठा के ऊपर लेके चले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें a x to the power p b, और ये नीचे से ऊपर चला गया माइनस q, तो क्या करते थे, फाइंड r निकालते थे, तो फॉर्मूला होता था np माइनस m, np माइनस m, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m वही है, यहां जिसका हमको चाहिए गुणांक वो np माइनस m। डिवाइडेड नीचे होता था p माइनस q होता था, लेकिन अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो r का फॉर्मूला क्या निकल गया np माइनस m डिवाइडेड p प्लस q, ऐसे हो गया। इस तरह के रूप में अगर है तो r का फॉर्मूला ये लगाना है, और तब इफ r बिलोंग्स टू n देन कोएफिशिएंट गुणांक, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा NCR a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। और इसी में इफ r डज नॉट बिलोंग टू n देन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, सीधे सीधे कोएफिशिएंट क्या लिख देना है 0, मतलब ऐसा कोई टर्म मौजूद नहीं होगा। तो आप इस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं आपको लेके ऐसे दे दिया है ना 2x3, नीचे 4 के नीचे x टू दी पावर 5, और इस पर पावर आपको 9 दे दिया और पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन कि इसमें आपको बताना है कि xq का गुणांक क्या होगा, xq का गुणांक। देखिए क्वेश्चन है xq का गुणांक बताना है, तो मैच करिए, x टू द पावर m का गुणांक चाहिए, किसका गुणांक चाहिए x टू द पावर m का गुणांक, कोएफिशिएंट चाहिए, तो फॉर्मूला है r इक्वल टू np माइनस m बाय p प्लस q। तो आइए np माइनस m, तो 9 या 27 np हो गया, अब माइनस m जिसका गुणांक चाहिए वो तो 3,
नीचे p प्लस क्यू, तो 3 5 8, 27 में से 3 गया 24, यहां 8 कैंसिल होके r, तो r का वैल्यू कितना निकला 3, और जब r 3 निकल गया तो गुणांक नहीं निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, NCR, तो n की जगह क्या है 9, तो जवाब देंगे 9, C, r की जगह पर 3, a की जगह जो नंबर है 2 पर पावर इस दोनों का घटाव है n माइनस r, तो 9 में से 3 गया 6, इंटू वहां है 4, ऊपर में 4, और उस पर क्या लेना है r मतलब 3। अब इसको जोड़ घटाव कर देंगे तो हमारा xq का गुणांक निकल गया। लेकिन ये r3 कहां से आया, यहां से आया। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए, इसमें ये फॉर्मूला आपको है। इसमें एक और अच्छी बात, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हमको वो टर्म का कोएफिशिएंट बताइए जो x से इंडिपेंडेंट है, x से स्वतंत्र है। x से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, x से इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि x वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। और x मौजूद कब नहीं होगा, जब x का पावर 0 हो जाए। तो x का पावर 0 का गुणांक, एक तरह से अगर हमको कहता है x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालिए, इसका मतलब x पर पावर 0 का गुणांक, इट मींस m की जगह कौन ले लेगा 0। तो जब 0 लेंगे यहां, तो फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना, अगर इसी में हम डिस्कस कर दें फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहां पर अब हम इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग देख चुके हैं। तो फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर बात करें हमको इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, तो r हमको क्या लेना है np, अब m तो रहेगा ही नहीं क्योंकि m 0 हो जाएगा, m बराबर 0 हो जाएगा इसमें, तो np माइनस 0 कुछ नहीं, डिवाइडेड p प्लस q। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है r निकालने के लिए, किसमें, इंडिपेंडेंट के केस में। और तब अगर गुणांक आपको चाहिए कोएफिशिएंट, तो फॉर्मूला वही NCR, a टू द पावर n माइनस r, b टू द पावर r, वही सेम फॉर्मूला आ गया। तो ये आप सीख गए किसके लिए, इंडिपेंडेंट टर्म्स के लिए भी। इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट टर्म्स का गुणांक निकाल सकते हैं। आगे अब आइए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें देखिए क्या है, नोट है एक छोटा सा, जब भी आपको कह देगा द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, in the expansion of any binomial और मल्टीनोमियल, जिसमें एक टर्म, दो वाले टर्म हो या बहुत ज्यादा टर्म हो, और मल्टीनोमियल, रिप्लेस द वेरिएबल्स बाय 1। बड़ी आसान आपको ये ट्रिक का काम करेगा। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंस ऑफ एनी बाइनोमियल और मल्टीनोमियल कैन बी फाइंड बाय रिप्लेसिंग, लिख दीजिए, बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स बाय 1। सभी वेरिएबल्स को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से। एग्जाम्पल समझिए, अगर हमको क्वेश्चन दे देता है कि 2x प्लस 3y माइनस 3z टू दी पावर 100, ऐसा लेके दे दिया, और क्वेश्चन कह दिया फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स of all terms
in the expansion means विस्तृत रूप of above expression, ऊपर में जो एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है above expression, उसमें सभी कोएफिशिएंट का हमको सम चाहिए, सभी कोएफिशिएंट का। तो कैसे निकालेंगे? तो हम बताए आपको कि सारा वेरिएबल की जगह पर आपको 1 1 रख देना है, एक्स जगह 1, वाई की जगह भी 1 और जेड की जगह भी 1। तो ये सब तो क्या लिखाएगा, 2 + 3 - 3 और टू दी पावर 100, 3 3 तो कट गया, टू दी पावर 100 यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी से बन गया। उसी तरह अगर हमको कहीं पे ऐसा दे दे 20x - 19y और टू दी पावर 50, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, हमको सारे कोएफिशिएंट्स का जोड़ बताना है, कितना आएगा। तो अगर ब्रेक करके निकालते रहेंगे तब तो फंस जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, x की जगह 1 रख देना है और y की जगह 1 रख देना है। तो 20 × 1 20 में से 19 गया, 1 टू दी पावर 50, एक ही आंसर हो गया सीधे सीधे। तो ये ट्रिक आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने में काम आएगा। जहां कहीं भी हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि सारे वेरिएबल्स को आप 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो सीधे सीधे कोएफिशिएंट का सम निकल जाएगा। आइए हम अगला टॉपिक देखें, इसी में बायनोमियल में ही कई तरह की बातें हैं, बायनोमियल में बहुत ज्यादा है और अलग अलग तरह के कोएफिशिएंट्स पूछ दिए जाते हैं। तो उस पर एक अलग हम वीडियो ही कभी लेके आएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स के लिए। उसमें बहुत सारे सीरीज के बारे में जिक्र होता है, कई सीरीज को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। ठीक ना, इसी टॉपिक के अंदर कहीं हम डाल देंगे। आइए अगला हमारा जो है वह है ग्रेटेस्ट टर्म, द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of a plus x to the power n if x is given, कहता है कि a plus x to the power n में सबसे बड़ा टर्म क्या होगा। तो सबसे बड़ा टर्म से आशय यहां पर यह है कि किस टर्म का गुणांक सबसे बड़ा होगा, किस टर्म का गुणांक सबसे बड़ा होगा, यही यहां पर हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका बड़ी आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, फाइंड m का फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। m कोई नंबर है, सॉल्व होके निकलेगा, यहां पर कहीं m का जिक्र नहीं है, वो एक सॉल्व होके निकलेगा। तो m के बारे में फॉर्मूला हम सिंपल दे दिए, n+1 मॉडुलस x, नीचे मॉडुलस x प्लस मॉडुलस a, ऐसा लेके दे दिया। सीधे सीधे आपको ये कैसे आया, इसके पीछे भी प्रोसेस है। हम मान लेते हैं कि tr+1 सबसे बड़ा है और उसके जस्ट पहले तब तो छोटा ही होगा tr और उसके आगे tr+2, तो उसको हम रेशियो निकाल करके ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतना प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, ये देखिए m = n+1 मॉडुलस x डिवाइडेड मॉडुलस x प्लस मॉडुलस a ले लेना है। n पता है आपको, ये वाला पावर है, मॉडुलस x का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यहां रख दिया जाएगा, मॉडुलस x वो भी रख दिया जाएगा और a यहां है। ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन करते वक्त इस तरह से अरेंज करना है कि x के साथ गुणांक 1 हो जाए, ऐसे एडजस्ट करना है कि x का गुणांक 1 हो जाए, ऐसा सेटिंग करना है। तब m बराबर इस तरह से लिख दिए। अब यहां से है इफ m बिलोंग्स टू इंटीजर, i मतलब इंटीजर, देन आपको दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, देन tm एंड tm+1 बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म, दोनों ही आपको ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे। tm भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा, m पद भी और m+1 पद भी। और यदि आपको
m डज नॉट बिलोंग्स टू i है, m अगर आपको i नहीं है, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया, देन t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फंक्शन चैप्टर उल्टा करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें आपको हम समझाए हैं कि देखिए ये 2.3 अगर है तो आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है इंटीजर, लेकिन इससे छोटा, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको 4 है तो 4 ही रह जाएगा, इंटीजर के केस में इंटीजर ही रह जाएगा। लेकिन अगर 4.8 है तो सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन इससे छोटा, तो 4.8 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा हो लेकिन बड़ा इंटीजर, तो 4 ही ना होगा। 4.9 के लिए भी 4 ही निकलेगा, है ना, 4.99 के लिए भी 4 ही निकलेगा। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ रहे हैं यहां से कैसे, तो टी एम प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1 इज ए ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और उसमें डबल ग्रेटेस्ट टर्म होगा। यदि m इंटीजर होगा तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और यदि m इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट में होगा, तो सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होगा। मान लीजिए कहीं पे अगर हमको क्वेश्चन लेके दे देता है, ठीक है, कि व्हिच इज ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन लेके दे दे हमको, है ना, छोटा सा हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक ना। कह दिया व्हिच इज ग्रेटेस्ट टर्म, व्हिच इज ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 5 plus 2x to the power 7 if x equal to 3/, मान लीजिए यहाँ 3/7 ही लेके दे दिया, कुछ भी दे दिया, 3/7 इस तरह से। तो अब आइए इसको पहले अरेंज करते हैं हम लोग, है ना, m तब निकालते हैं, पहले उसको एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, सो देखिए यहां पर x के साथ कितना मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 है, नहीं है, तो 2 हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन जो ही बाहर निकालेंगे तो ये पावर 7 इस पर आ जाएगा, और अंदर में सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो गया, बाहर जो ही निकलेगा तो अंदर 2 से सब में डिवाइड हो गया। अब यहां एक जगह यह हमारे लिए a का काम करेगा, और ये तो x है ही ऑलरेडी, तो फॉर्मूला देखिए अब एडजस्ट हो गया इस तरह के रूप में, ये प्लस x टू दी पावर n, बाहर में मल्टीप्लाई क्या है उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है अभी। अब आइए m बराबर n प्लस 1, तो 7 1 8, मॉडुलस x, तो मॉडुलस x की जगह 3/7, नीचे फिर मॉडुलस x, तो 3/7 का मॉडुलस 3/7 ही होगा। अब प्लस मॉडुलस a, तो a का मतलब 5/2 लिखा गया। अगर आप इसको कैलकुलेशन करिए तो 24/7 इंटू, ये पलट के ऊपर जाएगा 14, नीचे 6 अब 35 41 हो गया, है ना। अब ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 48/41, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1.0 समथिंग इस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से। अब अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहे तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, या देखिए आप गौर करिए 1 पॉइंट समथिंग, ये फ्रैक्शन डज नॉट बिलोंग टू i है, इसका मतलब हुआ इसलिए t यहां पर m प्लस 1 इज ए ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, इज ग्रेटेस्ट टर्म। और m के जगह पे जब हम इसको लेंगे यहां पर, ठीक है, तो दैट इज t, इसका तो वैल्यू 1 आएगा, और करिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए तो 1 1 2, तो t2 इज ए ग्रेटेस्ट टर्म। हमको दूसरा टर्म जो है वही क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है। तो क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको जब भी देगा ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का, तो आपको इस मेथड से बन जाएगा। लेकिन अभी तक डिफेंस में एक बार भी इस पर क्वेश्चन नहीं दिया है। यह जेईई मेंस के बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए, नेगेटिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द बाइनोमियल फॉर नेगेटिव इंडेक्स, आइए, द बाइनोमियल एक्सपेंशन, द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, है ना। इस टॉपिक में अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स के लिए। अभी तक हम लोग देखे थे क्या, नेचुरल नंबर जो इंडेक्स था, पॉजिटिव इंटीजर जो इंडेक्स में था, डिग्री में था, उस पर डिस्कस किए। अब हम नेगेटिव के लिए, तो सबसे पहले आइए इसका फॉर्मूला याद करिए, a प्लस एक्स टू दी पावर n, या हम एक जगह क्यों 1 लेते हैं, थोड़ा जो हमको सबसे ज्यादा यूज होता है उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है। इसका फॉर्मूला हम लोग NC0, NC1x, NC2x², NC3x³ NC4x टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये चला गया, और लास्ट में NCn x टू दी पावर n हम लिखते हैं। ऐसा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा और डेवलप कर देते हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, NC0 तो 1 होता है, NC1 n निकलता है, x हो गया। NC2 को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ऐसे x²। और NC3 को लिखिए तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 के नीचे फैक्टोरियल 3x³। और इसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे, और लास्ट में NCn तो 1 हो जाता है, तो x टू दी पावर n हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा गौर से, यहां पे पुट n इक्वल टू -1, नेगेटिव लेना स्टार्ट कर दिए। आपको याद होगा कि जब a प्लस एक्स टू दी पावर 10 था, तो नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा हो जाता था, 11, एक ज्यादा हो जाता था। पावर 10 तो 11, पावर 15 तो टर्म्स की संख्या 16, ऐसे एक बढ़ जाता था। लेकिन अब पावर -1 जब ले रहे हैं तो ये लिखाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1, n की जगह तो -1 लिखना है, n बराबर -1 तो -1। तो अब टर्म्स की संख्या क्या होनी चाहिए, -1 प्लस 1 0 हो जाना चाहिए पहले के रूल से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह रूल तभी सही था जब n आपको क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस नेचुरल नंबर था। तो अब यहां आइए, इसमें आके जहां जहां n है वहां वहां -1 रखिए। जब -1 रखिएगा तो ये तो 1 ठीक है, n की जगह -x हो गया, 1 -x। अब अगला जगह पे आइए, -1 -2, नीचे फैक्टोरियल 2 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अकेले x² बच गया। अब ये देखिए प्लस 1 के आगे में पॉजिटिव साइन है, यहां जो 1 है इसके आगे पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस, अब अगला माइनस आएगा x³, आप चेक कर सकते हैं n की जगह -1 रख के। फिर अगला आएगा आपको क्या, x टू दी पावर 4, फिर अगला x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप गौर करिए, ध्यान दीजिए कि जब वहां प्लस होता था, इससे पहले के बाइनोमियल में तो हर जगह प्लस होता था, अब माइनस के केस में सब जगह अल्टरनेट साइन चेंज होता था। अब प्लस में ही यहाँ अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, और अब माइनस ले लीजिए इसी में, 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1। तो जो ही x के जगह -x ले लेंगे, x के जगह -x, ये तो 1 ठीक है, ये माइनस -x, गौर करिए प्लस x हो गया, अगला -x का होल स्क्वायर प्लस x², ये प्लस x³ प्लस x4 डॉट 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 टू इंफिनिटी तक ये चला गया। अब आप गौर कर रहे हैं कि यदि पावर निगेटिव होगा तो टर्म की संख्या
इनफाइनाइट होगी। पावर अगर नेगेटिव होगा बाइनोमियल का तो पदों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत। नेगेटिव होने पे, पॉजिटिव में तो था, पॉजिटिव नेचुरल नंबर में कि एक बढ़ जाएगा। तो जब भी अब पावर फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव होगा, इरेशनल होगा, ऐसी स्थिति में पदों की संख्या अनगिनत हो जाएगी। अब हम n की जगह चाहें तो -2 ले सकते हैं, n बराबर -2। तो जब n-2 लेंगे तो रिजल्ट क्या लिखाएगा? इसी में x की जगह n की जगह आके -2 रख दीजिए। जब -2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1 - 2x, अगला 3x² माइनस पुट करके देख लीजिएगा आप लोग, 4x³ प्लस 5x⁴ माइनस 6x⁵ प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। और जब इसी में माइनस कर दीजिएगा तो फिर सारा का सारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये निकल रहा है फॉर्मूला। क्या आप इसी तरह से n की जगह -3 लेकर के वैल्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको हम एक चीज यहां बता दें कि यदि x बहुत ही छोटा हो, कहीं कहीं लिखा जाता है इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, तो ऐसी स्थिति में x के जो हायर पावर होते हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब यहां से सारा पावर उधर का इसको छोड़ दिया जाएगा 0 के बराबर, और तब ये रिजल्ट लिखाएगा 1 + x⁻⁻1 = 1 - x। और अगर आपको कहीं लिखा है 1 - x⁻⁻1 तो 1 + x पर रुक जाएगा। ये भी एक तरह का आपके लिए रिजल्ट है। जब आपको ये कहे इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 + x⁻⁻1 1 - x हो गया, और 1 - x⁻⁻1 1 + x हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारा रिजल्ट देखा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस बाइनोमियल के जो होंगे उसको आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, खास करके अगर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। मान लीजिए कहीं पर लिख दिया NC0 + NC1 + NC2 प्लस, या इस तरह NC3 + NC5 + NC7 दिस इक्वल टू व्हाट। तो आप n की जगह कुछ मान लीजिए ऑप्शन, वहां n कोई वैल्यू ले लीजिए 3 4 5, 3 से 4 वैल्यू तक आपको निकालना पड़ेगा, 3 से 4 टर्म तक, और फिर वही n का वैल्यू ऑप्शन में रखिएगा, जो बराबर हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब हम प्रॉब्लम आपको करवाएंगे बाइनोमियल का, तब हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको बाइनोमियल यहाँ तक क्लियर हुआ। इतने बाइनोमियल को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका डिफेंस का एग्जाम का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इन सब चीज़ों से इसे थोड़ा स्प्रेड करने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के सहयोग का हम आकांक्षी हैं। जय हिंद, जय भारत।